हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के मैदान नाम की जगह से है, जहाँ अहमद सुराजी नामक शख्स ने अपनी तंत्र विद्याओं के चलते 40 महिलाओं को मारकर जमीन में दफना दिया था। अहमद सुराजी को ब्लैक मैजिक किलर के नाम से भी जाना जाता है। 27 अप्रैल 1997 को मैदान इलाके में एक किसान अपने पशुओं को खेत के बीच से लेकर जा रहा था, तो चलते चलते बीच में एक गन्ने का खेत आता है। वो गन्ने के खेत से निकल ही रहा था कि अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है, और वो जब खड़े होकर देखता है तो उसे उस जगह की मिट्टी जमीन में धंसती हुई दिखाई देती है। उस मिट्टी को अच्छे से देखने के बाद वो उस मिट्टी में अपना हाथ डालता है, तो देखता है कि यह मिट्टी पूरे खेत की मिट्टी से अलग है, और वो इस मिट्टी को खोदना शुरू करता है, तो देखता है कि थोड़ी सी मिट्टी हटते ही उसे वहां से लाल सिंदूर निकलती दिखाई देती है। यह देखकर किसान डर जाता है और वो भागकर गांव में जाता है और गांव के मुखिया को सारी बातें बताता है। यह सब सुनने के बाद गांव के मुखिया और कुछ लोग उस खेत की तरफ चल देते हैं। खेत में पहुंचकर वो उस जगह से मिट्टी को खोदना शुरू करते हैं, और कुछ समय खोदने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे सभी लोग हैरान और डर के मारे कांप जाते हैं। उन्हें उस मिट्टी में एक लड़की का सिर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी दोनों आंखें खुली हुई थी और मानो जैसे कि वो आंखें गांव वालों को ही देख रही हो। गांव के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी जानकारी दी। गांव में पुलिस आती है और इस लड़की की लाश को उस गड्ढे से बाहर निकालती है। उस लाश को किसी ने गर्दन तक गाड़ दिया था और गर्दन के ऊपर मिट्टी डाल रखी थी। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और पूछताछ के बाद इस लाश की पहचान हो जाती है। यह डेड बॉडी उसी गांव की केमला देवी नाम की एक लड़की की थी, जिसकी उम्र 21 साल की थी। जब पुलिस केमला के घर वालों से पूछताछ करती है तो केमला के माता पिता बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिनों से गायब है। केमला घर से बाजार का नाम लेकर निकल गई थी और उसके बाद से वापस घर नहीं आई। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर ही रही थी कि उनके पास एक 15-16 साल का लड़का आता है जो रिक्शा चलाया करता था। वो बताता है कि 3 दिन पहले यानी 24 अप्रैल की शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास केमला मेरे पास आती है और बोलती है कि मुझे कहीं जाना है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि कहाँ पर जाना है तो वो बोलती है कि तुम चलो, मैं रास्ता बता दूंगी। रिक्शा वाला केमला को लेकर चल देता है और केमला उसको इशारों में ही रास्ते का पता बता रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद जब रिक्शे वाले लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो परेशान होकर पीछे मुड़ता है और केमला को बोलता है कि या तो मुझे सही से रास्ता बता दो या फिर ये बता दो कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि मैं और ऐसे इशारों में नहीं चल सकता। तो केमला वो देवी बोलती है कि मुझे श्यामन के पास जाना है। श्यामन यानी तांत्रिक। केमला देवी को एक तांत्रिक के पास जाना था। यह सुनकर पहले तो रिक्शे वाले को अजीब लगता है कि आखिर 21 साल की इस लड़की को तांत्रिक से क्या काम है जो ये अकेले ही इस समय तांत्रिक के पास जा रही है। इतना सोचने के बाद रिक्शे वाला उस लड़की को श्यामन के पास छोड़ आता है। अब पुलिस को इस केस में एक अहम सुराग मिल चुका था। पुलिस तुरंत श्यामन के पास जाती है। यह तांत्रिक और कोई नहीं अहमद सुराजी नामक शख्स था, जिसकी उम्र 45 साल थी। पुलिस उसके घर के बाहर पहुंचकर चारों तरफ से घेर लेती है, और जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि अहमद और उसकी एक पत्नी आराम से घर के एक कोने में बैठे हुए हैं। पुलिस अब अहमद से केमला के बारे में पूछताछ करती है तो श्यामन किसी भी केमला को पहचानने से इनकार कर देता है। वो बताता है कि मेरे पास कोई भी केमला देवी नाम की लड़की नहीं आई। पुलिस को अहमद पर शक होता है और वो वहां पर आए इंस्पेक्टर अपने साथियों से घर की तलाशी लेने को कहता है, और तलाशी में उन्हें एक लड़की का पर्स मिलता है जो कि केमला देवी का ही था। अब पुलिस का शक एकदम पक्का हो चुका था कि हो ना हो इसको पता है कि केमला देवी कहाँ पर है। पुलिस अब तांत्रिक को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर अच्छे से उसकी खातिरदारी की जाती है, और थोड़ी देर में ही वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है, और पुलिस को थोड़ी सी ही मारपीट से वो इतना कुछ बता देता है जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं होता। अहमद बिल्कुल आराम से और मुस्कुराते हुए पुलिस को बताता है कि केमला देवी को ही नहीं, अब तक मैंने दर्जनों लड़कियों को मार गिराया, और उन सभी लड़कियों को केमला की तरह मार के वहीं गन्ने के खेतों में दफना दिया। यह सब सुनने के बाद पुलिस तुरंत अपनी जीप में उसको बैठाती है और जहाँ पर केमला देवी की लाश मिली वहीं उस गन्ने के खेतों में लेकर उसको पहुँच जाती है। पुलिस अब उस खेत में सर्च अभियान शुरू करती है, जहाँ पर वो देखती है कि आसपास के सभी खेतों में भी
कुछ जगहों की मिट्टी अलग है। पुलिस अब आसपास के सभी खेतों में खोदना शुरू करती है और उन्हें उन सभी खेतों से 40 लाशों के निशान मिलते हैं। यह सब देखकर पुलिस वाले और गांव वाले सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं कि हमारे खेतों में इतनी लाशें कैसे और कहां से आई। श्यामन ने उन सभी खेतों को अपना कब्रिस्तान बना रखा था, जहां वो लड़कियों को मारता और दफना देता, और उन सभी डेड बॉडियों को बिल्कुल उसी प्रकार से दफनाया गया था जिस प्रकार से केमला को दफनाया था। जब पुलिस उससे यह सब करने की वजह पूछती है तो वो बताता है कि सन 1986 में इस घटना से 11 साल पहले मुझे एक सपना आता है। उसे सपने में अपने मृतक पिता आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें 70 महिलाओं का सलाइवा पीना है। सलाइवा यानी लार। और अगर तुम 70 महिलाओं का सलाइवा पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें काफ़ी सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और यह सपना देखकर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे यह सपना बिल्कुल हकीकत लगता है, जैसे मानो मेरे पिता सच में ही आए थे और यह सब करने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। श्यामन अब सोचने लगता है कि वो 70 महिलाओं का सलाइवा कैसे पिए, क्योंकि उसके पिता ने उसको बस ये बताया था कि 70 महिलाओं का सलाइवा पीना है, परंतु यह नहीं बताया कि कैसे पीना है। कुछ समय सोच विचार करने के बाद वो अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताता है। अहमद सुराज जी की 3 पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी तुमिनी को वो सारी बातें बताता है। फिर कुछ हफ्ते सोचने के बाद वो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि लड़कियों को मार के ही उनका सलाइवा पिया जा सकता है, और फिर वो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए गांव और आसपास के गांवों में यह खबर फैला देते हैं कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, जिससे वो लड़कियों को सदाबहार की खूबसूरती का वरदान दे सकता है और उनके पतियों को वश में भी करवा सकता है। और यह अफवाह वहाँ के आसपास के सभी गांवों में फैल चुकी थी और अधिकतर लोगों ने विश्वास भी किया। और श्यामन के पास दूर दूर से महिलाएं आने लगी और अपने आप को सुंदर दिखाने और अपने पतियों को वश में करवाने के लिए। जब श्यामन के पास औरतें आने लगी तो वो उनको एक खास पूजा के लिए बुलाया करता था, जिससे वो महिलाओं और लड़कियों से बोलता था कि खास पूजा वाले दिन तुम्हें आधी रात को ही आना है, और वो बिना किसी को बताए। अगर तुमने किसी को इस पूजा के बारे में बताया तो तुम्हारा काम उल्टा पड़ जाएगा। इस वजह से लड़कियां उसके पास अकेले और बिना किसी को बताए आने लगी। जैसा सामन ने सोचा था अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अब श्यामन और उसकी पत्नी अपनी सीधी सादी महिलाओं को फंसाते और अपने मकसद को अंजाम देने लगे थे। उसको जब भी अपना जादू टोना करना होता, वो किसी भी एक लड़की को एक खास पूजा के बहाने अपने पास बुला लेता और देर रात को वो उस लड़की को गन्ने के खेतों में ले जाता और पूजा का हिस्सा बताते हुए उनसे ज़मीन में गड्ढा खुदवाता, और वो उनसे कमर तक का गड्ढा खुदवाता। उसके बाद वो उनको रोक देता और गड्ढे में उतरने के लिए कहता। उसके बाद वो उस गड्ढे में मिट्टी डालता, जिससे वो लड़कियां हिल डुल ना सके। अगर कोई लड़की मना करती तो उनसे यह कहकर उनको मना लेता कि यह सब पूजा का हिस्सा है और फिर तुम पूजा के बाद हमेशा के लिए खूबसूरत दिखने लगोगी। फिर वो लड़कियां भी मान जाया करती थी। मिट्टी डालने के बाद उसको जैसे ही मौका मिलता वो किसी रस्सी या तार से इस लड़की का गला घोट देता, और जब तक घोटता जब तक वो मर नहीं जाती। फिर वो उस लड़की की डेड बॉडी को उस गड्ढे से बाहर निकालता और गड्ढे को और खोदता, और फिर वो उस लड़की के मुंह से उसकी लार को निकालता और उसको पानी में घोलकर पी जाता था, और फिर वापस उस लड़की को गड्ढे में गले तक दबा देता और गले के ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी डाल देता और ऊपर से तांत्रिक विद्याओं की सामग्री भी डाल दिया करता था। और ऐसा वो हर लड़की के साथ करता, और वो जिस भी लड़की को गड्ढे में डालता वो उन सभी का फेस अपने घर की तरफ रखता और उन लड़कियों की आंखों की पुतलियों को भी खोलता, जिससे उनकी आंखें खुली रहें और वो सभी लड़कियां मरने के बाद उसी के घर को देखें। ऐसा करने के पीछे उसका मानना था कि अगर वो लड़कियां मरने के बाद दिन रात उसके घर की तरफ देखेंगी तो उसकी शक्तियां बढ़ेंगी। अगर वो रिक्शे वाला नहीं बताता तो शायद ही यह श्यामन पकड़ा जाता। अहमद ने साल 1986 से 1997 तक 40 औरतों को अपना शिकार बनाया। इंडोनेशिया कोर्ट ने उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी और उसकी पत्नी को उसकी मदद करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। और 10 जुलाई 2008 को ब्लैक मैजिक किलर अहमद को जेल परिसर में दीवार के पास खड़ा करके
गोलियों से भून दिया गया। हम आप सभी से यही बोलना चाहेंगे कि ऐसे बाबाओं और तांत्रिकों से दूर रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसे लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।